नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे दिल्ली में दोहरे अटैक की। एक तरफ कोरोना फिर से पैर पसार रहा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का प्रहार जारी है। कोरोना के विस्फोट से दिल्ली में एक बार फिर डर लगने लगा है। 10 दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। लोगों को फिर कोरोना का डर सताने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर चल पड़ी है। उन्होंने कहा, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में नए कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है और हम इसे तीसरी लहर कह सकते हैं। इससे पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि दिल्ली कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चपेट में आ गई है। दरअसल दिल्ली में पहली बार डेली कोरोना केस 6,000 के पार चले गए हैं। दिल्ली में अचानक कोरोना केस में आई उछाल के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें त्योहारी सीजन में भीड़-भाड़ के जुटने से लेकर लोगों की लापरवाही और ठंड बढ़ने के कारण प्रदूषण स्तर में वृद्धि प्रमुख कारण है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर लोगों ने मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने जैसी सतर्कता नहीं बरती तो त्योहारी सीजन में डेली कोरोना केस 12,000 तक का आंकड़ा छू सकता है। अब सवाल है कि कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी। क्या बाजारों में बढ़ती भीड़ की वजह से कोरोना फैल रहा है? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं? देश में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर 50,000 के नीचे रहा। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 46,254 नए मामले हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83,13,877 हो गई है। वहीं कोरोना से 514 नई मौतें होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,23,611 पर पहुंच गया है। I can tell you that it is very encouraging that ICMR has approved some hospital for third phase, and we are also enrolling human volunteers. And as you know, third phase is a very important phase in which large number of volunteers are enrolled. In second phase, what we do, we take small number of volunteers and see is there any side effect, is there a mortality, is there complications of the vaccine, and how the vaccine is effective. When you are very satisfied with phase 2, you know the vaccine is effective, vaccine is producing desirable result, and vaccine has not produced any very serious side effect killing anybody. पिछले 24 घंटों में 53,357 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 76,56,478 हो गई है। वहीं 5,33,787 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। ICMR के अनुसार 3 नवंबर तक कुल 11,29,98,959 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 12,09,609 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई है। हमारी ये जो संयम है, सावधानी है, यही कोरोना को परास्त कर रहा है, मात देगा, कमज़ोर करेगा। लेकिन हमें जो है वो एहतियात किसी भी हाल में कम नहीं होने देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो हमें जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश हो, चाहे मास्क के हों, चाहे साफ़ सफाई के हों, वो हमें पालन करते रहना चाहिए और तभी हम कोरोना को परास्त कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे भारत के लोगों ने बहुत ही संयम के साथ, सावधानी के साथ उसका पालन किया और उसकी वजह से कोरोना की मारक क्षमता कमज़ोर हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। हमें फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 514 लोगों की मौत हुई है, उनमें से सबसे अधिक 120 महाराष्ट्र के थे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के 58, पश्चिम बंगाल के 56, दिल्ली के 48 और तमिलनाडु के 31, कर्नाटक के 26 और केरल के 26 लोग शामिल थे। इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर से विकराल रूप लेता जा रहा है। प्रदूषण और ठंड बढ़ने के साथ ही त्योहारी सीजन में लोगों का बड़ी संख्या में बाजारों में निकलना दिल्ली में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। वहीं पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 6,725 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3,000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार
स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। इसकी वजह से दिल्ली में अब तक कुल कोरोना संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है। इससे दिल्ली में एक बार फिर से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। वहीं संक्रमण दर भी बढ़कर 11.29% हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,610 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही 48 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं दिल्ली में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 6,652 हो गई है। इस आंकड़े को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि इस वक्त दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है, इसीलिए लोग विशेष सावधानी बरतें। तो ये अभी जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़े हैं। दो ही चीजें हैं, एक तो प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ये है कि आप होने से बचें, तो उसके लिए क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल समझ में आया है जो इतने महीनों के बाद, वो है मास्क। अगर आप मास्क लगाएंगे तो इसका बचाव हो सकता है। और ट्रीटमेंट की तरफ हम पूरी तरह से हमने सतर्क हैं और उसके लिए पूरी सुविधाएं कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले तक 3,416 कंटेनमेंट जोन थे, जो मंगलवार को 37 नए कंटेनमेंट जोन बनने से बढ़कर 3,453 हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और एक तरफ देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 10 दिन की बात कर ली जाए तो 50,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। और इसी पर आज की हमारी चर्चा है। हमारे पैनलिस्ट का मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ आनंद साहू जी जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद ताकिर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विक्रांत तोंगर जी जुड़ चुके हैं, आप पर्यावरणविद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अग्रवाल आपसे ही है। सर, एक तरफ बात की जा रही है कि देश में लगातार कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है। पहले 1-1 लाख तक कोरोना के केसेस पहुंच रहे थे प्रतिदिन, लेकिन अब 50,000 से भी कम आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की बात करी जाए तो एक दिन में 5,000 से ज्यादा केस आना, लगातार जो दिल्ली में राइजिंग ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। सर, क्या कारण हो सकता है ये जो मामले हैं इनके बढ़ने का? देखिए, दिल्ली में जब से जिस तरीके से लॉकडाउन को खोला गया और जिस तरीके से हमने आज, जैसे मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि मेट्रो में पूरे और बसेस में पूरी नाव संख्या होगी और ये फेस्टिवल सीजन भी है। और मैं सोचता हूँ कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है वो थोड़ा कमजोर है दिल्ली में, इसी वजह से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पूरे इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं और दिल्ली में बढ़ रहे हैं तो कुछ तो कारण है, और उसका कारण यही है कि दिल्ली में हम इकोनॉमी पे ज्यादा शायद ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसके अलावा हम कमजोर कर रहे हैं अपने मेडिकल तंत्र को, और यही कारण है कि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। तो मुझे कम से कम लगता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली आज जैसे अभी कहा कि बसों में पूरी संख्या में लोग बैठेंगे, मेट्रो में पूरी संख्या में बैठेंगे, सारे मार्केट खुलेंगे, फेस्टिवल्स में सारा होगा, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। और क्योंकि ये फीलिंग दी जा रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप सड़कों पे जाएं तो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन रहा है। अगर बसों में पूरी संख्या होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से मेंटेन करेंगे? बस स्टैंड पे बहुत भीड़ है। इस सबको अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन नारे के लिए रह गया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेयर्स हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, और खासकर अवेयरनेस भी कम है। और अगर जैसे सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही 3 सूत्र तो पहले दिन से अब तक वही 3 चीजें हैं। उसको आप प्रिवेंशन समझ लीजिए, उसको इलाज समझ लीजिए, उसको वैक्सीन समझ लीजिए। वो है प्रॉपर मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। ये 3 चीजें आज भी तीनों रूप धारण करते हैं, लेकिन हमने कहीं कहीं इस पे सख्ती से हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल, लगातार लोगों को यही कहा गया है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, लेकिन लोगों को ये इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा विक्रांत तोंगर जी आपसे है। सर, क्या आने वाले दिनों में जो माहौल है, जो आने वाले दिन है, वो और ज़्यादा चिंताजनक हो जाएंगे? क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का प्रहार है। सर, एक तबके के लोग हैं, जैसे जो ओल्ड एज है, जिनका जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, या 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको बाहर जाने से मना किया गया है। लेकिन जो अगर वो बाहर निकलते हैं तो ये उनके लिए भी खतरनाक है। कहीं ना कहीं दोहरी मार दिल्ली वासियों को पड़ रही है।
बिल्कुल। देखिए, ये दिल्ली वासियों के लिए काफी चिंताजनक होने जा रहा है, जी। क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली में आज से 15 साल पहले जब सर्दियां आती थी तो लोगों को चिंता होती थी कि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं या एक कड़कड़ाती ठंड होगी, केवल ये चिंता होती थी। लोग इसको एंजॉय भी करते थे। लेकिन इन दिनों सर्दियां जैसे जैसे नजदीक आती है, पॉल्यूशन बढ़ता है और लोगों को अपने फेफड़ों की, अपने स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा चिंता होती है। अब वो मतलब सर्दियों में जो एक माहौल होता था अच्छा, वो नहीं हो पा रहा है। अब दूसरी तरफ इस बार कोविड का भी काफी ज्यादा प्रभाव है, तो दिल्ली के लिए डबल मार हो सकती है। एक दूसरी तरफ एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन की वजह से शायद कोविड के केसेस भी ज्यादा बढ़े। तो दिल्ली को इस बार इसलिए भी ज्यादा काम करना चाहिए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कोविड ऑलरेडी है और कोविड के केसेस बढ़ने के तमाम आंकड़े ऐसे सामने आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स ने सुझाया है कि कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन से आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, एयर पॉल्यूशन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम्स होती है। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली वालों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल सर, काफी चिंताजनक है ये जो स्थिति अभी बन रही है। सवाल मेरा सैयद मोहम्मद जी आपसे है। सर, राजधानी दिल्ली में जब कोरोना की जो लहर थी वो कम हुई थी, जब केसेस कम आ रहे थे, तो दिल्ली सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी और उस समय कहा था कि सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन अब जब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और त्योहारी सीजन भी नजदीक है, दीपावली आने वाली है, तो इस समय क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, उनको प्रदूषण और कोरोना दोनों से लड़ने में आसानी हो सके? देखिए, दिल्ली में पिछली बार केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो आरटी ने सबसे सहयोग की बात करी थी और केंद्र सरकार की भी सहयोग का क्या था, उसका भी अप्रिशिएट किया था। और जो आम आदमी पार्टी ने स्टेप लिए थे, वो सारे स्टेप जो है बाद में कमोवेश इंडिया में फॉलो किए गए और पूरे वर्ल्ड ने जो है दिल्ली की फाइट को कोरोना से देखा, उसको वर्ल्ड में भी लोगों ने फॉलो किया। और ये हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं जी, गुजर चुके हैं, तो हम उसके लिए तैयार भी हैं। आपने देखा जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, उसकी वजह ये भी है कि दिल्ली में टेस्ट जो है पहले से पहले से डबल बढ़ा दिए गए हैं। और उसमें जो टेस्ट में जो पेशेंट आ रहे हैं, उसमें 50% पेशेंट जो है नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, यानी कि उन पेशेंट बहुत सी हैं जी। और क्रॉस द वर्ल्ड जो कोरोना का रहा है कि उसमें से 15% पेशेंट जो है उसे, और 15 में से 5% पेशेंट को बेड्स की जरूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। तो वो तैयारी हम पहले कर चुके हैं। बेड्स हमेशा तैयार है पेशेंट्स के लिए। कोई भी सीरियस पेशेंट आता है उसको फौरन इलाज मिलेगा। और इससे पहले भी अगर कोई हमारे बीच में कोई परेशानी आई है, कोई त्रुटि हुई है, तो उसको आम आदमी पार्टी ने सफलतापूर्वक उसको जो है ओवरकम किया है और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। रहा पोल्यूशन जो है कमोवेश दिल्ली में इस साल बढ़ता ही, इस सीजन में बढ़ता है। उसकी वजह यह है कि किसान जो है, जो आसपास दिल्ली के हैं, वो जब वो धान की फसल को काट चुके होते हैं, तो उसको जो उसमें जो पारा निकलता है, पैरोल निकलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन बढ़ता है। और ठंड में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर नीचा जाता है, टेम्परेचर जो है वो उसका कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है जो वातावरण का, जिसकी वजह से वहां पे धुआं ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए जो है केजरीवाल जी ने पूसा जो इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी, पूरे इंडिया के एग्रीकल्चर की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने मिलकर एक केमिकल बनाया है, जिस केमिकल में चने की दाल है, गुड़ लिक्विड है, उसको अगर उस पर छिड़क देंगे तो वो खाद में बदल जाएगा। तो इस तरह का, और ये सब फ्री में, ये सब दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में किया जाएगा। जो 800 हेक्टेयर लैंड है दिल्ली के आसपास जहां धान की खेती होती है, वहां पे सब फ्री में आम आदमी पार्टी कर रही है। हम लोग दोनों लेवल पे, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो कोरोना, दोनों लेवल पे उससे वो हटाने का, उसको दबाने का, उसको कंट्रोल करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम ये आश्वस्त कर चाहते हैं कि लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, मनोज सत्येंद्र जैन जी सब उसमें लगे हुए हैं और हम उसको बेहतर और कंट्रोल करेंगे और पोल्यूशन भी कम करेंगे। हमने टावर भी लगाए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, अलग रिसर्च भी करी है और इवन फार्मूला भी लाए थे। अभी रेड लाइट पे भी कहने कि आप इंजन को बंद कर दी, उससे पोल्यूशन कम होगा। तो और लोगों, बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं, स्कूलों में जाके हर लेवल पे जो है वो काम किया जा रहा है। और डेंगू के लिए भी हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं, डेंगू के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और पिछले साल डेंगू से कोई मौत दिल्ली में नहीं हुई थी, इस बार भी हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से डेंगू पे कम बात हो रही है। डेंगू ज्यादा नहीं है, हमारा कोरोना ज्यादा न्यूज में आ रहा है क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे हैं।
तो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो तीनों लेवल पे लगातार काम कर रही है, और जो भी इनोवेटिव आइडियाज है, जो भी नए आइडियाज हैं, उनको हम सम्मिलित करने के लिए पूरा तैयार है। जैसे हमने सर बिल्कुल उम्मीद भी यही की जा रही है कि सरकार की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं वो भी धरातल पर उतरे। मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा आनंद साहू जी आपसे है। सर, केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाता है दिल्ली वासियों को कोरोना से बचाने के लिए और लोगों को साफ हवा देने के लिए, लेकिन ये सब इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। सर, कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ पे ये चूक रह जाती है कि लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती? दिशा जी, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है, भारत से एक महत्वपूर्ण देश जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी लगातार प्रयास करते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, और सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी किया, हर प्रकार का सहायता देने का प्रयास। अब दिल्ली की जो सरकार है, अब वो देखिए कि इस तरह से व्यवस्था बनानी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक रही। लगातार आप देखेंगे कि सारे बाजार, मॉल सब कुछ खुल गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब ये बीमारी जो है भयंकर तरह से बढ़ गया है। से पॉल्यूशन और ये जो माहौल है ठंडा आया है, उस कारण भी वायरस जो है बहुत ही बुरी तरह से फैल रहा है। और ये आप देखेंगे, हम लोग हर प्रकार से सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बीमारी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आंकड़े देखें तो 5000 से कम कभी नहीं हो रहा है जी दिल्ली में अकेले। और भारत की तो बात ही अलग है, अभी इतनी भयंकर बढ़ रही है जी। वो मुझे एक सबसे बड़ी बात लग रही है कि अगर इस वर्ष में लोग अपने प्राण बचा ले, सबसे बड़ी बात होगी जी, क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए। इवन एक आर्टिकल आया था तो, उनके जो हेड कि भाई इस वर्ष में अब कोरोना से और इस प्रकार की बीमारी है जी, बच के अगर जीवित रहे तो निश्चित है आप बहुत भाग्यवान है। बिल्कुल, हमारा पूरा परिवार कोविड-19 से ग्रसित है, और हम लोग लगातार जो प्रिकॉशन चाहिए, अभी सबसे बड़ी फायदा जो भय मुक्त करने का कार्य आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है जी, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो होम क्वारंटाइन का जो मसला जो शुरू कराया जी, पहले अभी अगर आज देखें, हम लोग 5 फैमिली मेंबर हैं, 5 को कोरोना हो गया है जी। अब 5 को अलग अलग हॉस्पिटल में अभी पता नहीं कहाँ ले जाते, कौन कहाँ रहता जी, कौन सी डॉक्टर देखते नहीं देखते। बिल्कुल सर, तो सरकार की तरफ से जो होम आइसोलेशन करने का फैसला लिया गया है, ये भी काफी सराहनीय है, क्योंकि लोगों को क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं है जी। ज्यादातर लोग वो भय के कारण मर गए, बहुत लोग बिल्कुल उसमें भय के कारण जो है हार्ट अटैक हो गया या उनको दवाई बिल्कुल, क्योंकि सर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में आज हम चर्चा कोरोना को लेकर कर रहे हैं। जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा डॉक्टर अग्रवाल सर आपसे है। सर, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कोरोना को लेकर, लोगों के अंदर भय की। आनंद साहू जी ने भी यही कहा कि लोगों में भय था हॉस्पिटल जाने को लेकर, और अब जब वो होम आइसोलेट कर रहे हैं, उनको होम आइसोलेशन में डाल रहे हैं, तो लोगों में थोड़ा सहमति है सर। लेकिन जहां देश में कोरोना के अभी भी लगातार मामले आ ही रहे हैं सामने, कोरोना लोगों की नजरें सिर्फ इसी जगह पर टिकी हुई है कि वैक्सीन कब आएगी। सर, क्या उम्मीदें हैं, कब तक वैक्सीन आ सकती है? देखिए, जहाँ तक वैक्सीन के बारे में खबरें आ रही हैं और जिस तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं या जिस तरीके का रिसर्च का पहलू पता लग रहा है, ऐसा लगता है कि वैक्सीन कम से कम अप्रैल से पहले तो अवेलेबल नहीं होगी। और अगर अवेलेबल होती है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कंट्री इस वैक्सीन को निकाल रहा है और उसका हमारे साथ, देश के साथ क्या संबंध है और हमें कितनी डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, ये भी एक फैक्टर रहेगा। और तीसरा फैक्टर ये रहेगा कि हमारा अपना इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी डोजेज मिलेंगी उस वैक्सीन से इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी हमें पब्लिक को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वैक्सीन आ रही है तो शायद हम
कोरोना से भाग जाएंगे, कोरोना भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उससे पहले हमको जो सोचना है, मैंने पहले भी कहा, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और वैक्सीन, ये सभी चीजें, तीन ही चीजें हैं। प्रॉपर मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, यही चीजें जरूरी है। अभी जैसे बताया गया कि लोगों में भय कम हो गया, ये बिल्कुल सच्ची बात है, भय भी कम हो गया है, सरकार ने भी ढील दे दी है, और इस सब के कारण अब एक तरीके का हम एक वर्ज पे हैं जिसे हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। पूरे के पूरे घर के लोग संक्रमित हो रहे हैं, सारे के सारे लोग आ रहे हैं, पूरे मोहल्ले के लोग संक्रमित हो रहे हैं। और ये भी अच्छी चीज है कि हम होम आइसोलेशन में रख रहे हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में हम एक समय तक ही रख पाते हैं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है और जहां ऑक्सीजनेशन कम होता है तो हमको हॉस्पिटल की तरफ देखना पड़ता है। मुझे तो डर ये है कि आने वाले समय में दिल्ली में भी हॉस्पिटल बेड्स की भी कमी होगी और प्रॉपर वेंटिलेशन की भी कमी होगी, वेंटिलेटरी सुविधाओं की, और सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बेड की कमी ना हो, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना के केसेस कम हो गए हैं और हमें इंतजार करना होगा कोरोना की वैक्सीन आने का। सवाल मेरा विक्रांत जी आपसे है। सर, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जानलेवा आंकड़े के पार चला गया है, और अगर बात की जाए प्रदूषण के स्तर की, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सर, आप कहाँ देखते हैं, अगर प्रदूषण के मापदंडों की बात करें तो दिल्ली वासियों को कभी क्या साफ हवा नसीब हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक सरकारों के प्रयास की बात है तो ये संतोषजनक प्रयास नहीं किए गए हैं पिछले 10 सालों से, जो हम जिस तरह देख रहे हैं। ऑड इवन लेकर के आना, रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करने की बात करना, ये ठीक है, ये टेम्परेरी जो जिस तरह के मेथड अपनाए जा रहे हैं शॉर्ट टर्म में, ये कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन इससे दिल्ली वालों को साफ हवा का जो हमारा वादा है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कोविड के टाइम में सब कुछ लॉकडाउन था तो आपने देखा सब चीजें बंद थी, तो हवा में कितनी एक तरह से काफी सफाई देखी गई, एनवायरनमेंट ओवरऑल काफी क्लीन था, नदियां साफ थी। तो क्या हम ऐसा साल भर नहीं कर सकते? क्या हम लॉकडाउन के अलावा ऐसी स्थिति तक नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई शहर हैं या देश हैं जिन्होंने इस पर काफी काम किया है। चाइना में कुछ शहरों में इस तरह का काम हुआ है। तो अल्टीमेटली दिल्ली वालों को साफ हवा देना सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम सेंटर की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम ढिलाई दे रही है एनवायरमेंटल लॉज में, जो पिछले 30-40 सालों में आजादी के बाद लॉ बने थे एनवायरमेंटल लॉज, उनमें ढिलाई दी जा रही है कॉर्पोरेट को बेनिफिट देने के लिए शायद। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट की बात करें मैडम, तो स्टेट गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है एनवायरमेंट को लेके। आप देखिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कभी किसी को दे दी जाती है, कभी किसी को दे दी जाती है, वो भी उसका केवल प्रभार दिया जाता है। कोई इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर तक नहीं है दिल्ली के पास, और अगर देंगे भी तो कभी किसी को दे देंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है एनवायरमेंट। तो अल्टीमेटली दिल्ली में अगर लॉकडाउन में ये लोग बैठे रहे, लॉकडाउन में ये क्या कर सकते थे? डस्ट फ्री बना सकते थे दिल्ली को, अच्छी सड़कें कर सकते थे, अच्छी ग्रीनरी कर सकते थे, पूरा इनके पास समय था, लोग घरों में थे। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि सर्दियों में कोविड भी बढ़ेगा और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, क्यों ना लॉकडाउन में बैठे बैठे इन चीजों पर काम किया जाए, इन पर प्लानिंग की जाए, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल। सैयद जी, सवाल मेरा आपसे है। सर, हर साल का ये है कि प्रदूषण का स्तर लगातार इस समय में बढ़ता है, और हर बार का ये पता ही होता है कि इस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ना है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? और अगर बात की जाए प्रदूषण के स्तर की, तो ये इतना खतरनाक लेवल पर आज पहुंचा है कि एक बड़ा हिस्सा इसमें पराली जलाने को लेकर है। क्या आपको जो अन्य राज्य हैं, साथ के राज्य हैं जहां से पराली जलाई जाती है, क्या वहां से कोई सहयोग मिल रहा है? पराली को लेकर कोई सफल हो पाए हैं क्या आप कहीं? देखिए दिशा जी, जो प्रदूषण है वो पूरे भारत का इशू है, और WHO के हिसाब से भारत में हर साल 1.25 लाख के आसपास बच्चे वायु प्रदूषण से वो उनकी डेथ हो जाती है। और जो टॉप सिटीज हैं, टॉप 10 सिटीज हैं जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, वो दिल्ली की नहीं है। उसमें टॉप पे बनारस है, लखनऊ है, कानपुर है, फरीदाबाद है। ये शहर भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। और हैरानी की बात यह है कि इन शहरों में ट्रैफिक जो है दिल्ली से बहुत कम है, उसके बाद भी ये बहुत पोल्यूटेड शहर है। और पोल्यूशन को कंट्रोल करना राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
क्योंकि मोटर एक्ट में जो चैलेंज चेंजेस है वो केंद्र सरकार की सहमति से आएंगे। और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां जहां हरियाणा से हेलो, कैन यू हेयर मी? हेलो, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज मिल पा रही कैन यू है? हेयर मी? आ रही है। हाँ, कैन यू हेयर मी? जी जी। सैयद जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। कि पोल्यूशन जो है ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा हुआ है और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में और शहरों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो स्टेट सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार है उसकी प्राथमिकता पोल्यूशन को कंट्रोल करना नहीं है। वो जब मुद्दा आता है तो डिस्कशन के लिए, बात करने के लिए आ जाते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, ये नहीं किया वो किया। लेकिन सरकार ने क्या वो नेसेसरी पोल्यूशन में स्टेप लिए हैं कंट्रोल करने के लिए? क्या वो प्रावधान किए गए हैं? क्या हमने मोटर एक्ट को बदला है? क्या हम जो चिमनियां लगी हैं, जो इंडस्ट्रियां लगी हैं, उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए हमने प्रयास किया है? उसमें कितना हम सफल हुए हैं? ये प्रदूषण को कम करेगा। और प्रदूषण कम करना कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन में या 2 महीने में कुछ बनाया और प्रदूषण फौरन कम हो जाएगा। इसके लिए आपको नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके पोल्यूशन वो कम होगा और हवा जो है रहने लायक रहेगी। तो इसके लिए दिल्ली में तो सिर्फ एक केजरीवाल की सरकार है, उसके आसपास जो हरियाणा है और जो आपके उत्तर प्रदेश है वहां तो भाजपा की सरकार है और उसके तरफ भी भाजपा की सरकारें हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है संयुक्त रूप से कि इसके ऊपर प्रयास करें। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने केमिकल बनाया है जो काम कर रहा है, दिल्ली में अच्छा काम किया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको देखे केंद्र सरकार की और उसको पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी उसको इंप्लीमेंट करे और पोल्यूशन को कम करे। जैसे आम आदमी पार्टी ने होम क्वारंटाइन किया था, तो होम क्वारंटाइन को फिर पूरे देश में जो है होम आइसोलेशन के नाम से उसको क्या किया, हमने प्लाज्मा थेरेपी को कहा प्लाज्मा थेरेपी कामयाब होगी। प्लाज्मा थेरेपी को लोगों ने भी इंप्लीमेंट किया पूरे इंडिया में। हमने जो है वो बिजली का बिल कम किया तो लोगों ने बिजली का बिल भी कम किया। तो जो अच्छे अच्छे काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है, अगर वो कारगर है तो मैं विनती करना चाहूंगा केंद्र सरकार से कि वो बिना किसी उसमें आए हुए कि भाई राजनीतिक मामला है, वो पार्टी की उनकी ऊंची हो जाएगी, हमारी नीची हो जाएगी, इस चीजों को दरकिनार करके जनता के लिए जो अच्छे काम है उनको फौरन अपनाएं, उसको बड़े लेवल पे करें। क्योंकि दिल्ली जो है एक लेबोरेटरी बन चुका है जो बहुत कामयाबी के साथ एक से बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहे जनता के लिए। अब उसको जरूरत है केंद्र सरकार की कि उसको उम्मीद भी यही है कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जाए वो जनता के हित में रहे। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता जी जुड़ चुकी है। आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सवाल मेरा आपसे यही है कि जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लोग बहुत अपने नॉर्मल प्रैक्टिसेस में आ गए हैं। डेली लाइफ जो उनका डेली रूटीन था लॉकडाउन से पहले, उसी में वापस आ गए हैं और सीरियस नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर, कोरोना को लेकर। मैम, अब जो दिन नज़दीक आ रहे हैं वो दीपावली के हैं, त्योहारी सीजन है और भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी के बाद प्रदूषण और कोरोना दोनों मिलकर बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे हमारा ये फेस्टिव सीजन आ रहा है उसके साथ आप देख रहे हैं कि लोग अपना ये जो कोरोना के लिए सरकार ने इतना सब बताया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, ये सारी चीजें लोग भूलते जा रहे हैं। प्लस जो बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन है दिल्ली में, उससे जिन लोगों को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एस्थमा है या सीओपीडी की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी पार्टिकल काउंट, जब हवा में पार्टिकल काउंट बढ़ता है, फूड, डर्ट, ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे पेशेंट को अगर कोरोना इन्फेक्शन होता है तो उसकी फेटैलिटी, मतलब उनमें सीरियस इलनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सिमिलरली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या छोटे बच्चे हैं, ऐसे केसेस में भी हमने देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें अगर पोल्यूशन लेवल हाई है और वो ऐसी हवा को में सांस लेते हैं जहाँ पर पार्टिकल काउंट बहुत हाई है, ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज में भी प्लेसेंटा जो बच्चे को न्यूट्रिशन पहुँचाता है, उसमें भी ये देखा गया है कि ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और बच्चे के कमजोर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बदलते हुए मौसम की वजह से और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट आता है। और ऐसे ही बच्चों को अगर कोरोना संक्रमित मरीज के साथ
अगर कोई कांटेक्ट होता है तो डेफिनेटली उनके भी कॉम्प्लिकेशंस और मॉडरेट टू सिवियर इलनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो आगे जो हमारा सीजन आ रहा है उसमें टेम्परेचर में कमी है, मौसम में नमी है, पार्टिकल काउंट ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, प्लस लोगों का मिलना जुलना आपस में इतना आप देखेंगे इतने व्हीकल्स अब रोड पर दिखते हैं, रोड जैसे पहले थी वैसे ही आपको ट्रैफिक जैम्स दिखते हैं। तो इतना जितना मूवमेंट बढ़ रहा है लोगों का, जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे डेफिनेटली जो आगे का आने वाला समय है उसमें लोगों को परेशानियां बढ़ सकती हैं, कोरोना के केसेस और उससे सिवियर इलनेस और फेटालिटी भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो काफ़ी घातक बीमारी है कोरोना और उसके साथ ही पॉल्यूशन का प्रहार काफ़ी खतरनाक बनता जा रहा है लोगों के लिए। आनंद साहू जी, सवाल मेरा आपसे है, सर लगातार बैठक हो रही है कोरोना को लेकर और प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण भी घातक है। ऐसे में केंद्र की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को रोकने के लिए और क्या एक्शन लिया गया है केंद्र की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही आपने देखा होगा कि हर प्रकार से जितने सुविधा देना चाहिए सभी राज्यों को और शैक्षणिक संस्थानों को, हॉस्पिटल को, सबको जितने तरह तरह की सुविधाएं चाहिए कोरोना से बचने के लिए, खास करके चाहे दवाइयां हो, चाहे ऑक्सीजन का व्यवस्था हो, इमरजेंसी जो आप वेंटिलेटर्स की जरूरत हो, ये सारे हॉस्पिटल में टेक्निकली ये सब जो चाहिए, एक्चुअल में जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सारे देश में लाखों की संख्या में वेंटिलेटर्स का मुहैया कराना और लाखों की संख्या में बेड जो है हर एक राज्यों में उपलब्ध कराने के लिए इवन आर्मी और आईटीबीपी के भी लोगों को, यानी फौज को भी लगाया गया। ये मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत में जब शुरू आपको याद होगा जब कोरोना आया था तभी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे एडवाइजरी जारी करके सभी दुनिया के फ्लाइट्स को डिटेन कर दिया था और विदेशियों को आने से भी रोका गया था। तब जो कुछ जमात वाले आए थे और उन्होंने जिस प्रकार से एम्बेसडर का काम किया कोरोना, उसके बाद जो मजदूर जो माइग्रेटिंग लेबर थे उनको कहीं मुझे लगता है जो सभी राज्य सरकार, खास करके दिल्ली सरकार ने माइग्रेटिंग लेबर को भगाने का जो काम किया, गांव की तरफ जाओ तुम्हारे लिए बस खड़ी है, नोएडा में, फरीदाबाद में ट्रेनें लगी है, इस प्रकार का अफवाह फैला के और ये जो फैलाने का जो काम किया उससे जो माइग्रेशन हुआ, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा बम ब्लास्ट जो है कोरोना का उस समय हो गया और गांव-गांव में कोरोना फैल गया। अब आप देखिए एक तरफ इकोनॉमी भी मारा गया, बिकॉज अभी नए सिरे से जब इंडस्ट्री को अनलॉक डाउन किया गया, यानी इंडस्ट्री को चालू करने का कार्य जब सरकार ने किया तो वो सारे इंडस्ट्री चलेंगे कैसे जब लेबर तो है ही नहीं। लेबर आने के लिए भी उनको अब दिक्कत हो रहा है, वहाँ गांव में भी उनको खाने का दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार उनको राशन भेज रहे हैं, उनके खाते में। ठीक है सर, लेकिन बात तो मैंने अभी प्रदूषण को लेकर करी है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण के लिए तो इतने कार्य किए हैं ग्लोबली, विश्व के जितने भी देश है उन्होंने भारत की प्रशंसा की। उसकी 3-4 बड़ी कारण है। पहला तो जो ग्रीन इमिशंस थे वो रिड्यूस करने के लिए, टोटल प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार, आपने देखा होगा, हर तरह से मुहिम छेड़ा गया है। और इतना ही आपको मैं बताऊं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये जो प्लास्टिक का जो जितने भी रिसाइकलिंग वगैरह है उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया गया है। और इतना नहीं, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अभी बाहर से जो प्लास्टिक के जो वो यूज किए हुए जो बोटल्स के जो टेबलेट्स आते थे वो इंडस्ट्रीज को जाते थे, उसको भी रोक लगा दिया है। और वो बहुत रिसेंटली किया गया है। उसका कारण है कि इंडस्ट्री चाहे जितना जैसे भी हो, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो और भारत सस्टेनेबल बने, भारत के ही प्लास्टिक जो रिसाइकल होके यूज हो,
उसके द्वारा ही हो, इस प्रकार का व्यवस्था बने, इसके प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन में जो पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा होते हैं। आज देखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे पॉल्यूशन जो है वो व्हीकल से जितना होता है उससे कहीं ज्यादा कंस्ट्रक्शन से होता है। कोई कंस्ट्रक्शन हो गया और वहाँ कचरे मलबे पड़े हैं और वो गाड़ियों से उसका पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन सर सरकार का काम तो यही होता है ना कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा, जनता के लिए काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सैयद जी मैं लौटूंगी आनंद जी मैं लौटूंगी आपके पास। किस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने प्रदूषण को अपने कंट्रोल में किया है? सवाल मेरा सैयद मोहम्मद जी आपसे है, क्योंकि आनंद साहू जी ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से हर वो प्रयास किए गए हैं ताकि प्रदूषण कम हो। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद साहू जी, उनके विचारों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ में कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से जो चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी ये कोई श्योरिटी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो पोल्यूशन रिलीज कर रही हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो पोल्यूशन रिलीज करने की वजह क्या है? क्या सरकार उनको कुछ वित्तीय मदद दे सकती है जिसकी वजह से उनके जो व्यापार है वो चौपट ना हो, खराब ना हो, और साथ ही साथ जो है उनको प्रदूषण भी जो है कंट्रोल हो जाए या उनको रिहेबिटेट करा के उनको दूसरे व्यवसाय में लगाया जा सके? ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है वो इलेक्ट्रिक बसें हम लोग लेके आए ताकि जो है डीजल बसें या कम इस्तेमाल हो, ज्यादातर इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जाए जिससे दिल्ली ग्रीन हो। हमने जो है वहाँ इलेक्ट्रिक कार जो है सब्सिडी भी दी है, छूट भी दी है, रियायत भी दी है ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक कार्स पे आए। और हम उसको बदल भी रहे हैं कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेके जो है नई इलेक्ट्रिक कार लेने जा रहे हैं तो उसके लिए दिल्ली सरकार मदद भी कर रही है। दूसरी बात, हमने हर फ्यूल सेंटर पे कई जगह जो है रिचार्ज पॉइंट भी लगा रहे हैं दिल्ली में ताकि किसी भी व्यक्ति को जब वो अपनी इलेक्ट्रिक कार लेके निकले बाहर तो उसको कोई परेशानी ना हो अपनी गाड़ी को रिचार्ज करने में। तो इस तरह के इनिशिएटिव लगातार आम आदमी पार्टी ले रही है। और ये जो मुझे एक शेर है कि मुझे पतझड़ों की दास्तां ना सुना सुना के उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो चला गया सो चला गया। तो ये जो आनंद साहू साहब से मैं कहूंगा ये पुरानी बातों पे ज्यादा बात ना करें। जो है सच सबको पता है कि सत्य क्या है और क्या हुआ है, सबने देखा है। हर आदमी के पास जो है अपना खुद का माइंडसेट है, वो चीजों को अच्छे से इंटरप्रेट कर लेता है। हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन लोगों को सच समझ में आ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पोल्यूशन, जो इसका जो परिस्थितियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे हम कैसे बाहर निकलेंगे, ना कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, हम किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान भी ना करें। अगर किसी इंडस्ट्री से ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम रिहेबिटेट करें और देखें वहां से पोल्यूशन क्यों आ रहा है, कैसे उसके रोजगार को बिना इफेक्ट किए हम उसको बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि वो आदमी भी हमारे देश का ही अपना देशवासी है, वो हमारे देश का नागरिक है। अगर वो ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, इसको स्टडी करने की जरूरत है, उसको उसका सोल्यूशन देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए अपना जो होर्डिंग बैनर लगाया, इतने सारे पैसे बर्बाद किए और करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया का वोट इवेंट का ड्रामा खेला और इस प्रकार से अपना चेहरा मोदी जी ने तो 4,000 करोड़ का सर अगर हम लोग कोरोना और प्रदूषण पे रहें तो ज्यादा अच्छा होगा, एडवर्टीजमेंट में ना जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर 4,000 5,000 करोड़ का जहाज मंगा रहे हैं, एक देश आर्थिक व्यवस्था उससे परेशानी से गुजर रहा है, उतने में इतना खर्चा क्यों हो रहा है? सैयद जी और आनंद जी, अगर गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो अपने लिए जहाज मंगा रहे हैं कई हजार करोड़ का, क्यों मंगा रहे हैं? वो देश ऑफिसों में क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं? क्या उससे पॉल्यूशन कम होता है क्या? आज तक बता दीजिए आप। नहीं तो आपने जहाज जो मंगाया है क्या उससे पोल्यूशन कम होता है क्या, बताइए? अरे सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया पोल्यूशन कम करने के लिए? क्या स्मोकर, हम तो स्मोकर के लिए वो पॉइंट लगा रहे हैं कि स्मोक कम किया जा सके। वो सही करिए, कंस्ट्रक्शन में जो पोल्यूशन होता है उसको देखिए, आप सिर्फ आरोप ना लगाइए, सोल्यूशन बताइए। भारतीय जनता पार्टी के बाद सिर्फ आरोप लगाना आता है, वो आरोप लगा के और बैठ जाए। सर हमारा अभी मुद्दा है, सर अभी हमारा टॉपिक है प्रदूषण और कोरोना को लेकर। यहाँ पे अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात ना करें तो वो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। मेरा सवाल विक्रांत तोंगर जी आपसे है। विक्रांत जी सवाल मेरा आपसे है, सर देश में 16 लाख से ज्यादा तो फैसला आ गया कोर्ट का। उसके अलावा करा क्या है, इन्होंने बताया ना
जी 16 लाख से ज्यादा। विक्रांत जी, सवाल मेरा आपसे है सर, देश में 16 लाख से ज्यादा लोग प्रदूषण के कारण मरते हैं और कोरोना से काफी ज्यादा खतरनाक है ये, तो सर ऐसे में प्रदूषण पर लगाम लगाने के कुछ और ऐसे बड़े कदम हो सकते हैं और ठोस तरीके जिससे प्रदूषण खत्म हो सके? बिल्कुल, देखिए ऐसे तमाम ठोस तरीके हैं जिससे दिल्ली में हवा सांस लेने लायक बनाई जा सकती है और एक्सपर्ट IITs लगातार इसके बारे में सुझाव देते आ रहे हैं। जैसे हमें देखना होगा कि पॉल्यूशन आता कहाँ से है। अगर हम पराली की बात करें, जो कि पराली पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, हाँ पराली एक बड़ा कारण है जब हरियाणा या पंजाब में जलाई जाती है, तो उसके लिए हम किसानों की मदद करें, किसानों को मोटिवेट करें कि वो दूसरी फसलें भी उगाएं जिनमें एग्रीकल्चर वेस्ट कम से कम निकले, जिसको जलाना ना पड़े, तो किसानों को के बारे में काम किया जाए। दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि दिल्ली में गाड़ियों का बहुत प्रदूषण है। बिल्कुल, दिल्ली में आबादी बहुत ज्यादा है, तो हम गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को मोटिवेट करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा और बेहतर बनाना है, सस्ता बनाना है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार बात कर रही है कि हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं और एक तरफ मेट्रो का किराया बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं मेट्रो का किराया बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? सड़क पर गाड़ियां ज्यादा आएंगी। आज अगर हम CNG व्हीकल्स लेके चलते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं अपनी पर्सनल, उसका खर्चा कम आ रहा है, मेट्रो का खर्चा ज्यादा आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए। तो कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए, किसान भाइयों की मदद की जाए जिससे वो पराली न जलाएं, साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो। जो कूड़ा करकट घरों से निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, वो जलाकर खत्म किया जा रहा है, जो प्रदूषण का बहुत बड़ा सोर्स है, उस पर काम हो। तो तमाम उपाय हैं, एनवायरमेंटल लॉज को अच्छा किया जाए, ना कि डायलूट किया जाए। बिल्कुल सर, जी सब नियंत्रित हो सकता है। बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से ही ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए जिससे किसानों की भी मदद हो और आम लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मदद मिल सके। एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर नेहा गुप्ता जी आपसे है। मैम, लोगों की लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है कोरोना को लेकर और त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजारों में भीड़ इकट्ठा हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे और बाहर अगर हम देखते हैं तो मास्क लगाकर बाहर नहीं निकलते हैं। मैम, हमारे दर्शकों के लिए एक सलाह आप क्या देना चाहेंगी? हाँ, मैं यही सलाह देना चाहूंगी दैट एज अ डॉक्टर आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखें। ये त्योहार, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, तीज, ये सारी चीजें हर साल आएंगी, लेकिन जान है तो जहान है। अगर आज हमने अपनी रक्षा नहीं करी तो प्रोबेबली हमें आगे जाकर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़कर सबसे यही विनती रहेगी कि मास्क आपका कवच है, मास्क को हमेशा हमेशा पहने, 2 गज की दूरी लोगों से बनाए रखें। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको देखकर बहुत दुख होता है कि सरोजनी नगर, लाजपत नगर, अगर आप दिल्ली की बात करें तो मार्केट में जितनी भीड़ पहले होती थी उतनी ही भीड़ अब आपको दिखती है। बिल्कुल, एंड लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, नाक के नीचे लगा रहे हैं या चिन के नीचे लगा रहे हैं, कुछ लोग सर के ऊपर लगा रहे हैं। तो मास्क आपका प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि आपके फैशन के लिए है। जरूर मास्क पहने, आपस में दूरी बनाकर रखें, गैदरिंग्स में ना जाएं अभी जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती या हम ये नहीं देख लेते कि हमारे केसेस अच्छे तरीके से कंट्रोल में हैं और हम संक्रमण से बच सकते हैं। तब तक अपने आप अपनी सुरक्षा करें। हॉस्पिटल या सरकार आपकी तभी मदद कर सकती है जब आप अपनी मदद खुद करें। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में आज हमने चर्चा की कि जिस तरह से लगातार देश में कोरोना के जो कहर है वो कम होता जा रहा है, कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ये प्रदूषण के कारण और कोरोना के कारण ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और यही सब चीज़ें लोगों को समझनी होगी कि अगर बाहर निकलना है तो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है। और इसी के साथ लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।